हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, बहुत ही खतरनाक चैप्टर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हाँ, आप सुन के शॉकिंग हो गए होंगे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कैसे खतरनाक हो सकता है। तो एक्चुअल में खतरनाक इस वजह से है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं उसको अवॉइड कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जो टिपिकल चैप्टर है उसकी कंपैरिजन में ये बहुत इजी है, तो उसको अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है। तो डेफिनेटली वो उनके लिए जब एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, मार्क्स गेन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसीलिए मैं इस चैप्टर को खतरनाक चैप्टर क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका रीजन ये क्लियर है क्योंकि बच्चे इसको अवॉइड कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप सब में से कोई भी इसको अवॉइड करें। तो प्लीज पेन और नोटबुक तैयार रखें। हम एक सिंपल से बहुत ही शॉर्ट वे में पूरा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, बिना एनसीईआरटी पढ़े आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट अपना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री विद बूम बूम एनर्जी। और फिर से मैं आपको यही बोलूंगा कि आप Hello guys, subscribe our channel and press the bell icon. Okay, thank you. फेवरेट मीट बाबा जी लेके आए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। करते हैं एनर्जी के साथ स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टार्ट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को अपन स्टार्ट करते हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस चैप्टर में हम सिर्फ सिंपली पॉल्यूटेंट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास एटमॉस्फेयर है उसका क्या मतलब है। एटमॉस्फेयर है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एक्चुअल में जो अर्थ है अपने पास, अर्थ जो अपने पास है वो सराउंडेड है किससे, गैसेस लेयर से। कोई भी गैसेस लेयर्स है मेरे पास, या फिर मेरे पास जो एरोसॉल है उससे, या फिर मैं बोलूंगा कि जो वाटर वेपर है उससे। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो मेरे पास क्या हुआ है, अर्थ के अराउंड एक लेयर क्रिएट हुई है, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की लेयर जो बनी है उसे ही मिला के अपन कॉम्बाइंड फॉर्म में बोलेंगे एटमॉस्फेयर। तो आपको मैं बता दूं कि एटमॉस्फेयर को अपन ने फर्दर क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेंसिटी लेयर ऑफ गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट मेरे पास सिंपल सा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। टीएसएम टीएसए आप याद रख सकते हैं, कई बार डायरेक्ट इसका सीक्वेंस पूछ लेता है तो आप उस सीक्वेंस को भी याद रख लें। तो मेरे पास सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड मेरे पास आता है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेरे पास आता है मेसोस्फेयर, और फोर्थ पॉइंट मेरे पास आता है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर मेरे पास 4 पॉइंट है। तो थर्मोस्फेयर से अपन क्या करेंगे, 4 लेयर अपने पास आउटर पार्ट बना रही है एटमॉस्फेयर में। अर्थ के अराउंड आपको जो भी गैसेस दिख रही हैं, जो भी सब कुछ दिख रहा है, वो सारे इन्हीं लेयर से बना हुआ है। आप इसको समझिए कि जो अपने पास जो लेयर की गैसेस लेयर जो बनी हुई है वो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो अपने पास सी लेवल से 10 किलोमीटर जो हाइट है वहां तक अपने पास जो लेयर होती है, जो गैसेस लेयर है, उसको अपन ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और 10 किलोमीटर टू जो मेरे पास 50 किलोमीटर तक की जो लेयर बनी हुई है, जो डिफरेंट गैसेस की डेंसिटी की जो लेयर है, उसको अपन स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो अपने पास मेनली जो चैप्टर में बात है वो क्या है। तो अपन बात करने जाएंगे पॉल्यूटेंट की। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, और वी कैन ओनली डिस्कस ओनली 2 टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, दैट इज ऑफ ट्रोपोस्फेयर पॉल्यूटेंट और स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूटेंट। तो हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर पॉल्यूटेंट और स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूटेंट की। तो हम क्लासिफाई करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक अपने पास जो पॉल्यूटेंट है उनको 2 पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट अपने पास होगा ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट, और सेकंड मेरे पास होगा स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूटेंट। तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट और स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूटेंट की हम बात करेंगे। और ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट को अपन फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाइड करने जा रहे हैं। तो जो मेरे पास ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट होगा वो क्लासिफाइड होगा सबसे पहले गैसेस पॉल्यूटेंट में, और उसके बाद सेकंड जो उसका पार्ट होगा उसको अपन बोलेंगे पार्टिकुलेंट पॉल्यूटेंट।
पार्टिकुलेंट पॉल्यूटेंट। तो पार्टिकुलेंट पॉल्यूटेंट और गैसेस पॉल्यूटेंट, दो पार्ट में अपन इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो गैसेस पॉल्यूटेंट में जो अपने पास एग्जांपल होंगे पॉल्यूटेंट्स के, वो होंगे जैसे मेरे पास सल्फर, या मैं बोल सकता हूँ नाइट्रोजन, या मैं बोल सकता हूँ कार्बन के जो ऑक्साइड्स है, कार्बन के ऑक्साइड्स जो भी मेरे पास होंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे जो मेरे पास होंगे वो गैसेस पॉल्यूटेंट होंगे। और जो पार्टिकुलेंट पॉल्यूटेंट होंगे, उन पार्टिकुलेंट पॉल्यूटेंट में मेरे पास आएगा डस्ट, मैं बोल सकता हूँ मिस्ट बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ स्मोक बोल सकता हूँ, और मैं स्मोक बोल सकता हूँ। तो ये सारे जो मेरे पास होंगे वो पार्टिकुलेंट पॉल्यूटेंट होंगे। तो सबसे पहले अपन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट में को दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट और स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूटेंट। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट को अपन गैसेस पॉल्यूटेंट में और पार्टिकुलेंट पॉल्यूटेंट में क्लासिफाइड करेंगे। गैसेस पॉल्यूटेंट में अपने पास आएंगे सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन ऑक्साइड, या फिर हाइड्रोकार्बन्स। और पार्टिकुलेंट पॉल्यूटेंट में मेरे पास आएंगे डस्ट, मिस्ट, स्मोक और स्मोक। तो स्मोक और स्मोक दोनों मेरे पास क्या आएंगे पार्टिकुलेंट पॉल्यूटेंट में। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट में, दैट इज ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट। तो मैं गैसेस पॉल्यूटेंट को क्लासिफाइड करता हूं सबसे पहले। तो गैसेस पॉल्यूटेंट जो मेरे पास प्रेजेंट है, तो गैसेस पॉल्यूटेंट में हम बात करेंगे सबसे पहला एग्जांपल का, दैट इज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो अपने पास है, वो अपने पास क्या है, गैसेस पॉल्यूटेंट का सबसे पहला पार्ट है। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर अपने पास ये जो सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आप जानते हैं कि मोस्टली अपने पास जो सल्फर के ऑक्साइड होंगे दैट इज ऑफ SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ध्यान रखिए कि फॉसिल जब बर्न करते हैं अपन, फॉसिल बर्न करते हैं विच कंटेन सल्फर, तब अपने पास क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जैसे मैं सल्फर की रिएक्शन, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी फॉसिल आप बर्न कर रहे हो जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आप जब बर्न करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू आइदर SO2 और SO3। ये बात समझिए। अगर एक्सेस अमाउंट में मेरे पास प्रेजेंट है तो SO3 बनेगा, और लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो SO2 बनेगा। या फिर मैं बोल सकता हूं कि SO2 फर्दर O2 से रिएक्शन करके इट विल कन्वर्ट इनटू SO3, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है डेफिनेटली ओजोन की प्रेजेंट में, सॉरी मैं बोलूंगा सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये भी क्या करता है, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो आराम से यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड अपने पास मोस्टली बनता है। और ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड पेरोक्साइड की प्रेजेंस में H2SO4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना लेता है। और आप जानते हैं कि H2SO4 जो अपने पास होता है वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो H2SO4 एक मेन कंपोनेंट होता है, मेन पार्ट होता है एसिड रेन में। तो यहाँ से अपने पास क्या होता है, ये एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। तो आपको सिंपली ये रिएक्शन याद रखनी है और देखना है कि जो गैसेस पॉल्यूटेंट है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड किस तरह से काम करता है। अब आप और हम इसको देखेंगे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो अपने पास है इनका क्या हार्मफुल है, किस तरह से ये बॉडी को हार्म करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होते हैं अपने पास, मेनली ये जो अपने पास है वो क्या करते हैं, इनका जो कॉज है, कॉजिंग जो ये कॉज करते हैं, एक्चुअल में इट इज कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज जो अपने पास है उनको कॉज करते हैं। तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज में अस्थमा कॉज कर देते हैं, ब्रोंकाइटिस कॉज कर देते हैं, ब्रोंकाइटिस कॉज कर देते हैं, तो ब्रोंकाइटिस भी कॉज कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को भी हार्म पहुंचाते हैं। और प्लांट को हार्म कैसे पहुंचाते हैं कि ये जो फ्लावरिंग बर्ड्स होता है, तो फ्लावरिंग बर्ड्स को टाइम से पहले ही क्या करते हैं, मेच्योर कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, फ्लावर से टूटकर गिर जाते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इज आल्सो ए इंपॉर्टेंट pollutant which is cause pollution in the environment। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं नाइट्रोजन के जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं उन पर। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड और किस तरह से अपने को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। तो मैं बात करता हूं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की। सेकंड अपने पास अगर मैं पॉइंट की बात करूं गैसेस पॉल्यूटेंट में, दैट इज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को अगर आप समझेंगे तो देखिए कि जो नाइट्रोजन मेरे पास है और डेफिनेटली ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में मेरे पास प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और डेफिनेटली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, बट इट कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, कैन नॉट रिएक्ट विद
ईच अदर विद ईच अदर, किसी से एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो फिर कैसे अपने पास पॉल्यूशन बनाएगा। एक्चुअल में जो कॉजिंग पॉल्यूटेंट है वो नाइट्रोजन अपने पास नाइट्रस ऑक्साइड होता है। एक्चुअल में जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से लो टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, बट नाइट्रोजन को अगर मैं हाई टेम्परेचर दे दूंगा, इट विल कन्वर्ट इनटू 2 ऑफ NO, नाइट्रस ऑक्साइड अपने पास बना लेता है। तो यहाँ पर जो अपने पास टेम्परेचर होता है दैट इज ऑफ 1483 केल्विन। तो आपको टेम्परेचर ध्यान रखना है, तो 1483 1483 केल्विन जो मेरे पास टेम्परेचर है, उस कंडीशन में मेरे पास क्या होता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये अपने पास क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है 2 ऑफ NO रिएक्ट विद O2 एंड कन्वर्ट इनटू NO2, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये वाटर से रिएक्ट करके HNO3 बना लेता है। तो भैया फिर टेंशन किस बात का है, जब HNO3 बनता है तो ये अपने पास क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होकर NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाटर से रिएक्ट करके NO3 जो होता है, ये रेन वाटर अपने पास है, रेन वाटर में के साथ ये क्या करता है, फ्लो कर जाता है। और फ्लो करने के बाद जो भी मेरे पास सॉइल है जिसमें कैल्शियम अपने पास है, या फिर मेरे पास फास्फोरस है, तो फास्फोरस या कैल्शियम के जो भी मेरे पास आयंस हैं या मिनरल्स हैं, उनके साथ मिलके कैल्शियम नाइट्रेट बना लेता है, या फास्फोरस नाइट्रेट बना लेता है, और which is used as फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर की फॉर्म में ये यूज होता है। बट जब ये अपने लिए बेनिफिशियल है तो फिर इसको अपन पॉल्यूटेंट क्यों कंसीडर कर रहे हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि अगर ये लिमिटेड अमाउंट में बने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो टेम्परेचर आपको बताया, ये टेम्परेचर आएगा कब, डेफिनेटली जब कभी भी बारिश का मौसम हो, जैसे अभी बारिश का मौसम है, बिजली कड़क रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो स्पार्क होगा अपने पास बिजली का, उसी टाइम पे ये जो टेम्परेचर है एनवायरमेंट में मिलेगा, और ऑब्वियसली बात है नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। बट आप इस बात को समझे कि नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट में बन रहा है। एक्चुअल में जो नाइट्रस ऑक्साइड का हायर जो अमाउंट बनता है वो क्या बनता है, जो भी मेरे पास ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल जो भी है उनके स्पार्क से जो एनर्जी जनरेट होती है उसका टेम्परेचर जो होता है 1483 केल्विन होता है। 1483 केल्विन टेम्परेचर पे मेरे पास क्या होता है, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, नाइट्रस ऑक्साइड बना लेता है, और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 जो कि एक ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन गैस बना लेती है। और डेफिनेटली ये जो ब्राउन कलर की गैस होती है, इसकी ये जो कॉज करती है, एक्चुअल में ये कभी भी आपने नोटिस किया होगा ट्रैफिक में अपने पास क्या हो जाता है, रेड रैशेस हो जाते हैं। तो रेड रैशेस जो अपने पास हैं वो सारे यहाँ पर इसी NO2 की वजह से क्रिएट होते हैं। डेफिनेटली ये एजिंग को भी क्रिएट करता है, एजिंग ऑफ प्लांट्स कॉज करता है। तो NO भी अपने पास जो है नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो भी क्या है अपने पास एक तरह से बिल्कुल पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। तो मैंने आपको क्लियरली अभी 2 पॉइंट समझा दिए, क्लियर कट आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो जो भी मेरे पास ऑक्साइड्स हैं वो किस तरह से पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रहे हैं। मैंने पहले देखा सल्फर का जो ऑक्साइड है वो किस तरह से पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रहा है, या फिर जो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो किस तरह से पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट में चलता हूँ थर्ड जो मेरे पास पॉल्यूटेंट है उसकी डायरेक्शन में, दैट इज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की डायरेक्शन में अपन चलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन अपने पास थर्ड गैसेस पॉल्यूटेंट है हाइड्रोकार्बन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हाइड्रोकार्बन अपने पास क्रिएट होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये अपने पास क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो इनकम्प्लीट कंबशन की कंडीशन में अपने पास क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्रिएट होते हैं और इट कॉज कैंसर। ये कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने किसी भी पॉल्यूटेंट में नहीं लिखाया कि वो कैंसर कॉजिंग है, बट हाइड्रोकार्बन इज ए कैंसर कॉजिंग पॉल्यूटेंट। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली नीट में और जेई में, दोनों ही एग्जाम में। जब से एनटीएन एग्जाम कराने स्टार्ट किया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन कंफर्म उठा रहा है। तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उसको देखते रहें, समझे, नोट डाउन करें, नोट्स बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये कहानी है जो आपने पहले भी कई बार सुनी है एनवायरमेंटल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट में चलता हूँ ऑक्साइड ऑफ कार्बन की डायरेक्शन में। तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन की डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ
तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन में क्या है, एक्चुअल में मेरे पास जो ऑक्साइड ऑफ कार्बन है तो उनमें अगर मैं बात करूं ऑक्साइड ऑफ कार्बन में, तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन अपने पास दो टाइप के ऑक्साइड ऑफ कार्बन है। तो दो टाइप के ऑक्साइड ऑफ कार्बन ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले अपने पास CO है और सेकंड जो मेरे पास ऑक्साइड है दैट इज ऑफ CO2। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं CO की। तो भैया कलरलेस गैस होती है, कलरलेस होती है, और मैं बोलूंगा ऑर्डरलेस गैस होती है। कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस गैस होती है। डेफिनेटली पॉइजनस गैस है, मैं पॉइजनस गैस बोलूंगा, पॉइजनस गैस है। ऑब्वियसली बात है इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन से अपने पास क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है कंबशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में अपने पास क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो इनकम्प्लीट कंबशन से क्रिएट होता है। अब सबसे बड़ी टेंशन जो है वो क्या है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसकी हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग टेंडेंसी जो होती है वो मोर देन 30 टाइम होती है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन की कैरी करने की जो टेंडेंसी है ब्रेन की उसको खत्म कर देता है, उसको कम कर देता है। डेफिनेटली जब ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, बॉडी में पहुंचेगा नहीं, तो डेफिनेटली इट कॉज डेथ। तो इसीलिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आप इसको समझ लें, दिमाग में बिठा लें कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से मेरे पास हार्मफुल है। तो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूं, दैट इज ऑफ CO2। तो CO2 की कहानी आपने कई बार सुनी होगी कि CO2 किस तरह से कॉज होता है, CO2 किस तरह से मेरे लिए हार्मफुल है। तो मैं आपको CO2 की कहानी फिर से एक बार सुना देता हूं कि CO2 किस तरह से अपने लिए हार्मफुल है। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जैसे ही आप CO2 पे आओगे, डेफिनेटली जो मेन जो इसका प्रोडक्शन होता है, ऑब्वियसली बात मैं बोलूंगा बाय द रेस्पिरेशन। जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी एनिमल है तो रेस्पिरेशन से क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है। तो मेनली जो अपन सांस ले रहे हैं वहीं से CO2 प्रोड्यूस होता है। अब प्लांट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, CO2 को फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज करके और CO2 को जो भी फूड प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जो CO2 की अमाउंट है वो मेंटेन है। बट एक्चुअल में क्या है कि बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल होने से, बहुत ज्यादा और फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, या किसी भी तरह से अपने पास क्या है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और जो प्लांट्स है उनकी कटिंग बढ़ती जा रही है। आप जान रहे हैं डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली CO2 जो है उसका अमाउंट जो है वो एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है। अब CO2 का अमाउंट एनवायरनमेंट में बढ़ने से होता क्या है, एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने पास है जो इससे इफेक्ट हो रहा है दैट इज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको अपन बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो अपने पास है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल गैस है वो अपने पास CO2 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक्चुअल में जो अपना एनवायरनमेंट है वो एक तरह से अपने को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बट क्या होता है कि जो सनलाइट अपने पर आ रही है अर्थ पे, वो एक्चुअल में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर ये सनलाइट यहीं पर रह जाए तो क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो डेफिनेटली जो मेरे पास सनलाइट के आने की जो रेट थी और वापस रिटर्न हो जाने की जो रेट थी वो ऑलमोस्ट इक्वल थी। बहुत ज्यादा अमाउंट में सनलाइट जो थी वो एनवायरनमेंट में नहीं रहती थी। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अपने पास CO2 या कोई भी अदर पॉल्यूटेंट है उनका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक और थिन लेयर जो अपने पास है वो ट्रोपोस्फेयर में क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से जो भी सनलाइट अपने पास अर्थ पे आ रही थी वो वापस से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, कन्वर्ट नहीं हो पा रही, मतलब वापस से जा नहीं पा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अर्थ पे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि पूरा जो अपने पास ग्लोबल वार्मिंग जैसा फंडा है वो क्रिएट हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा कि जो भी अपने पास पोलर पे प्रेजेंट जो भी आइस है वो मेल्ट होती जाएगी, सी लेवल बढ़ता जाएगा, और जैसे तैसे अपने पास क्या है कि पूरी जो भी ह्यूमन
नेचर है या जो भी अपने पास पूरी मानव जाति है उसको पूरा नुकसान होने वाला है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। जाने अनजाने में ह्यूमन ने पूरा एनवायरनमेंट तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो फिर भी आप इसको ध्यान रखें कि CO2 जो होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मैं और बता दूं कि मीथेन भी अपने पास ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी अपने पास ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आप इन सभी को ध्यान रखें कि ये सारी गैसेज जो होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पोर्शन में अपन चलते हैं एसिड रेन की डायरेक्शन में। तो हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। तो अपने पास लास्ट पॉइंट है दैट इज ऑफ एसिड रेन। लास्ट पॉइंट किसका भैया, मैं बोलूंगा गैसेस पॉल्यूटेंट का, जो रिलेटेड अपने पास ट्रोपोस्फेरिकल जो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट है उसमें गैसेस पॉल्यूटेंट जो अपन ने कंसीडर किया उसका लास्ट पॉइंट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड रेन। तो देखिए एसिड रेन बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप पहले भी अपन ने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल जो अपने पास रेन होता है उसका जो पीएच होता है दैट इज ऑफ 5.4। अब आप सोचेंगे सर ये तो खुद ही पहले से एसिडिक है, तो एक्चुअल में जो नॉर्मल पीएच है अपने पास रेन का वो 5.4 है। तो ये क्यों हुआ सर, नॉर्मल वाटर का तो जो पीएच है वो 7 होना चाहिए क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है। बात आपकी सही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो H2O जो अपने पास है जो कि रेन से आने वाला वाटर है वो इन्वायरमेंटल CO2 से रिएक्शन करके H2CO3 बना लेता है। अब ये जो H2CO3 है एक्चुअल में इसी H2CO3 की वजह से क्या होता है, ये आपको पता है कि कार्बोनिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड जो होगा वो कुछ H+ की अमाउंट उसमें प्रेजेंट होने की वजह से जो भी अपने पास रेन होगा, नॉर्मल जो रेन होती है वो उसका पीएच जो अपने पास होता है दैट इज ऑफ 5.4। तो पीएच 5.4 होता है। तो आप ये यहां तक किसी के लिए भी कोई भी बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बट टेंशन यहां पर आके हो जाती है कि जो भी मेरे पास पॉल्यूटेंट है, आपने देखा कि देयर आर डिफरेंट पॉल्यूटेंट। तो अपने पास जैसे नाइट्रोजन का भी कोई पॉल्यूटेंट है तो H2O है नाइट्रोजन से रिएक्ट करके अपने पास HNO3 बना लेता है, या मेरे पास कोई सल्फर का पॉल्यूटेंट है SO अपने पास SO3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये भी रिएक्ट करके H2SO4 बना लेता है। तो अब आप देखिए कि जो भी मेरे पास एसिड बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग नेचर के एसिड बन रहे हैं, जबकि कार्बोनिक एसिड जो वीक टाइप का एसिड है। इसीलिए अपने पास जो पीएच का रेंज होता है, पीएच रेंज होता है ऑफ एसिड रेन का जो पीएच रेंज होता है दैट इज ऑफ 3.5 टू 5.4, या मैं बोल सकता हूं कि इनके बीच में या लेस देन 5.4 हो। तो आप आंसर कर सकते हैं कि लेस देन 5.4 अगर मेरे पास पीएच है तो वही एसिड रेन के पीएच को बता रहा है। उसका रीजन यही है कि भैया जो मेरे पास एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूटेंट आए हैं दैट इज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड वो वाटर से रिएक्ट करके HNO3 और H2SO4 बना लेता है। अब ये जो एसिड रेन है भाई, अब इसका टेंशन क्या, ऑब्वियस सी बात है। देखो यार मॉन्यूमेंट्स जो अपने पास है उनको नुकसान पहुंचा रहा है, सॉइल की फर्टिलाइजेशन जो टेंडेंसी है उसको खत्म कर रहा है, बहुत सारी चीजों को हार्म पहुंचा रहा है, पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा है। अब आप इस बात को समझें कि जैसे आपको पता है कि ताजमहल जो अपने पास है, ऑब्वियस सी बात है आगरा के पास में अपने पास क्या है, आगरा में ऑब्वियस सी बात है ताजमहल प्रेजेंट है। तो ताजमहल की जो उसकी वाइटनेस है या जो भी उसकी खूबसूरती है उसको पूरा डिस्ट्रॉय करने में एसिड रेन का पूरा रेस्पॉन्सिबल है। तो भाई अब ताजमहल को क्या करेगा, पूरा एसिड रेन डिस्ट्रॉय कर देगा। कैसे डिस्ट्रॉय कर देगा, ऑब्वियस सी बात है मैं बोलूंगा कि जो मेरे पास जो H2SO4 बना यहाँ से वो कैल्शियम कार्बोनेट जो मेरे पास है तो उससे क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट बना देगा, H2O बना देगा और CO2 बना देगा। अब कैल्शियम सल्फेट बनने से जो इसकी वाइटनेस होती है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट होने से जो भी ताजमहल मॉन्यूमेंट जो अपने पास है उसकी जो भी उसकी ब्यूटी है वो बिल्कुल खराब होती जा रही है। तो आप समझ लीजिए एसिड रेन जो अपने पास है वो बड़ा ही खतरनाक है। तो एसिड रेन से बचने के लिए अपने पास क्या होता है, एसिड रेन से बचने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने एक पर्टिकुलर प्लांट बनाया, उस पर्टिकुलर प्लांट को प्लांट को ताज ट्रपेजियम कहते हैं, ट्रपेजियम। तो ताज ट्रपेजियम को आप याद रखेंगे,
ताज ट्रेपेजियम जो अपने पास है वो क्या कर रहा है कि जो भी अपने पास आगरा में या ताजमहल के पास में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें से जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटीज रिलीज हो रही है, निकल रही है, उनको कंट्रोल करेगा। और ये जो ताज ट्रेपेजियम है उसमें पर्टिकुलरली जैसे भरतपुर का जोन भी आ जाता है, आगरा आ जाता है, अपना जौनपुर मैं बोलूंगा कि जो भी और नजदीक के आगरा से पास के जो भी इलाके हैं उन सभी में ये ताज ट्रेपेजियम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज किया गया। मतलब यहाँ पर ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं या मैं बोलूंगा कि जो अनबर्न फ्यूल्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते। आप प्योरली आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे वे में या मैं बोलूंगा कि नेचुरल सोर्स जो है उन्हीं को यूज करना पड़ेगा इंडस्ट्री में, जिससे ऐसे पॉल्यूटेंट जो वो रिलीज नहीं हो और एसिड रेन होने की जो भी टेंडेंसी है वो कम से कम हो। तो भैया आज अपन ने बात किया गैसेस पॉल्यूटेंट की, मैंने आपको ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट में गैसेस पॉल्यूटेंट को समझाया। अब नेक्स्ट पार्ट में जब अपन बात करेंगे दैट इज ऑफ पार्टिकुलेंट पॉल्यूटेंट की बात करूंगा, तो पार्टिकुलेंट पॉल्यूटेंट जो अपने पास है उसको अपन देखेंगे। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो होप सो आपको इस फर्स्ट पार्ट में गैसेस पॉल्यूटेंट से रिलेटेड सारी डिटेल समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे पार्टिकुलेंट पॉल्यूटेंट के साथ और पूरा चैप्टर जो होगा रिमेनिंग चैप्टर उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ऑल द बेस्ट।